हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 7 और 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज में आपका स्वागत है, जो यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। हम 6 टॉपिक्स को 6 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा 7वां दिन और आज है हमारा 7th टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लास के अंदर कैसा संचार होना चाहिए उस पर हम बातचीत आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे, जिसे आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम जो कक्षा संचार क्या होता है, कक्षा के अंदर जो कम्युनिकेशन या संचार होता है उसको हम बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो क्लास के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। औपचारिक औपचारिक का मतलब क्या है कि रूल एंड रेगुलेशंस में शिक्षा दी जाती है, कि जैसे क्लास में सभी बच्चे आएंगे, टीचर उनको पढ़ाएगा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या डिजिटल बोर्ड में या बुक के माध्यम से पढ़ाएगा, तो फॉर्मल एजुकेशन होगी। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जो टीचर होगा और स्टूडेंट होंगे एक दूसरे के आमने सामने होंगे और टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देगा, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा और इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे। बच्चों को नॉलेज देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा, कि बच्चों के अंदर ज्ञान आ सके। नॉलेज का एप्लीकेशन करना, जो भी बच्चों को नॉलेज दी गई है वो उसको अपने जीवन में लागू कर सके, ये भी उद्देश्य होता है। एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना, तो ये सभी होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। और जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का हो सकता है। एक क्लास में हम ये देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या क्या होता है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसके उद्देश्य होते हैं फॉर्मल एजुकेशन, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, बच्चों को नॉलेज देना, नॉलेज का एप्लीकेशन, एनालाइज और सिंथेसाइज करना। कॉल एंड चैन, ये व्यक्ति हैं दो, इन्होंने क्लासरूम कम्युनिकेशन के 5 स्टेजेस की चर्चा की है। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो 5 स्टेजेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन ये दिए हैं कॉल एंड चैन ने। तो इनमें सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग द मैसेज। तो सबसे पहले मैसेज को फॉर्मुलेट किया जाता है, कि जैसे सेंडर होता है, सेंडर को अपने विचार भेजने होते हैं, तो उसको भेजने योग्य बनाता है। तो मैं पहले फॉर्मुलेट करता है मैसेज को, कि उसको भेजना क्या है, जैसे क्लास में पढ़ाना क्या है, तो इसकी पूरी रणनीति बनाता है। तो फॉर्मुलेशन द मैसेज पहला स्टेज ये है। फिर मैसेज इनकोडिंग, मैसेज इनकोडिंग का मतलब क्या है, कि मैसेज या कोई भी टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं टीचर, तो उस मैसेज को इनकोड करने के लिए, जैसे कोई टॉपिक है उसको या तो फ्लो चार्ट में या पीपीटी में या ब्लैक बोर्ड पर एक पिक्चर ड्रॉ करके या एक ऐसा ढांचा बना दिया जाता है जिससे वो अपने मैसेज को अच्छे से समझा सके। तो उस मैसेज को समझाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाता है जिससे वो मैसेज को इनकोड कर सके। फिर है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन का मतलब होता है चैनल के माध्यम से भेजना। जैसे टीचर ने अपना एक टॉपिक तैयार कर लिया, उस टॉपिक को अब बच्चों के सामने पेश करना है, तो पेश करने के लिए वो क्या क्या करेगा, तो वो पीपीटी के अंदर से या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। तो और मैसेज इनकोडिंग में अपने लिए कंटेंट तैयार करेगा कि उसको मैसेज में क्या क्या भेजना है। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मैसेज डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड करवाएगा। जैसे टीचर है, टीचर बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेगा और बच्चे उसको डिकोड करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन, और उसकी व्याख्या की जाएगी वहाँ पर, कि वो टॉपिक क्या है और उसके बारे में क्या क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट है फिर फीडबैक एंड इवेल्युएशन। फिर फीडबैक होगी जैसे टीचर ने कोई एक नया टॉपिक पढ़ाया, तो वो बच्चों से पूछेगा तुमको समझ में आया या नहीं। अगर समझ आ गया तो टीचर बच्चों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर समझ नहीं आया तो फिर टीचर अपने तरीके को बदल कर, जैसे कभी कभी होता है कि लेक्चर मेथड इतना काम नहीं आता जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए एक दोबारा से उसी मैसेज को एक नए तरीके से बच्चों के सामने पेश करता है, इंटरेस्टिंग वे से,
फिर बच्चे उसको समझ जाते हैं और फिर होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जहाँ भी कोई कमी रह गई है उसको सुधारता है टीचर। अगर लगे कि टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है तो टीचर को अपने तरीके को बदलना चाहिए, क्योंकि मेन सेंटर पॉइंट स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये है क्लासरूम कम्युनिकेशन के 5 इम्पोर्टेंट स्टेजेस जो कॉल एंड चैन ने दिए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन द मैसेज, फिर मैसेज इनकोडिंग, फिर मैसेज ट्रांसमिशन, फिर होता है मैसेज डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन, फिर होती है फीडबैक एंड इवेल्युएशन। तो ये 5 स्टेजेस हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो कॉल एंड चैन के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव क्लासरूम प्रभावी कक्षा संचार के लिए कुछ सिद्धांत हैं, और सिद्धांत से पहले 5 मेजर फैक्टर हैं, 5 मुख्य कारक हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले टीचर, टीचर ही मेन होता है। टीचर टीचर के बिना स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकते। टीचर बच्चों को जो किताबी ज्ञान है, किताबों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को कितना और कितने समय में ग्रहण करना है वो टीचर ही बता सकता है। इसलिए टीचर का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है और ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। फिर होता है स्टूडेंट। अगर टीचर टीचर होगा, स्टूडेंट नहीं होंगे तो वो क्लास किस काम की। यानी कि स्टूडेंट भी मेजर ही फैक्टर के अंदर आते हैं कि टीचर किसके लिए है, बच्चों के लिए, और बच्चे बच्चों को सिखाने के लिए टीचर है। अगर टीचर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, अगर टीचर है और स्टूडेंट नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। फिर होता है मैसेज। मैसेज का मतलब होता है कंटेंट, कि बच्चों को टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, वो भी मेजर फैक्टर है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड। इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड जिनके माध्यम से टीचर बच्चों को पढ़ाता है वो होता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड। फिर होता है लर्निंग एनवायरनमेंट। कभी कभी ये देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अच्छे हैं, उनका मैसेज भी अच्छा है और इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर बार बार में शोर शराबा हो रहा है। जैसे कोई स्कूल है किसी रोड के पास है, तो कभी बस की आवाज़ उनको सुनाई देती है, कभी ट्रक की आवाज़, कभी किसी की कभी किसी की। तो ऐसे वहाँ पर शोर शराबा है तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है। और लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जितने भी स्टूडेंट हो सभी के बैठने की उचित व्यवस्था हो, तो ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देख लेते कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत। प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। जो टीचर्स होते हैं अध्यापक, उनके लिए कुछ सिद्धांत है, जैसे प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी टीचर होगा उसको अपने सब्जेक्ट मैटर में, जैसे कोई एसएस का टीचर है और एसएस का टीचर अपने एसएस में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, कि उसको एसएस के बारे में जो भी स्टूडेंट पूछे सभी क्वेश्चनों का आंसर वो चुटकी में ही दे दे, जल्दी से जल्दी उनका आंसर दे दे। ये नहीं होगी उसको ही खुद ही नहीं पता तो बच्चों को वो क्या बताएगा। तो प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। अडोप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच गार्डन और कैंटीन। जो टीचर है उसको फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कि अगर बच्चे आज क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ना चाहते तो बच्चों को बाहर पढ़ा देना चाहिए, जैसे गार्डन में या कैंटीन में। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाना चाहिए। नॉलेज अबाउट पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। टीचर को ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को और बड़ों को कैसे पढ़ाना है। जैसे 6 to 8 के बच्चे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन 9 to 12 ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो पेडागोजी और एंड्रोगोजी का पता होना चाहिए कि, और जैसे कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं ये भी बड़े होते हैं तो इनके लिए एंड्रोगोजी होती है कि बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो ऐसे सिद्धांतों का पता होना चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिजाइन। मैसेज डिजाइन के लिए क्या क्या सिद्धांत रखने चाहिए। जैसे हम कोई मैसेज बनाते हैं या टॉपिक को डिज़ाइन करते हैं कि हम बच्चों के सामने पेश करेंगे, तो बच्चों के सामने पेश करेंगे तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा ना हो कि हमारे जो मैसेज का डिज़ाइन ऐसा हो कि बच्चों के अंदर डाउट ही डाउट हो जाए। रिलीवेंट एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, मैसेज से रिलेटेड, कि अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चों का ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। जैसे पजल सॉल्व करना, तो बच्चों के अंदर एक ऊर्जा भी पैदा होगी और बच्चे
उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडिबल टू द लर्नर्स, जो लैंग्वेज हो, भाषा हो, वो कॉम्प्रिहेंडेबल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, ताकि लर्नर हैं जिनके लिए हमने कंटेंट लिखा है, अगर उनको ही समझ नहीं आए तो उस मैसेज का क्या फ़ायदा फिर। तो मैसेज डिज़ाइन करते हुए उनकी लैंग्वेज को स्पेशल ध्यान में रखना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है हम उनको वही पढ़ा रहे हैं और जब वो एग्जाम में लिखने जाए तो उनके वो कोई काम का ना हो। तो रिलेवेंट भी होना चाहिए, सीक्वेंस भी होना चाहिए। सीक्वेंस्ड का मतलब क्या है कि एक तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आज हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन कर लिया, कल हम कुछ और करेंगे, परसों भी कुछ और करेंगे। तो एक सीक्वेंस में हमको पढ़ना चाहिए ताकि हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट हो उनको पहले डे 1 से लेकर और डे 7 तक अगर कोई पढ़ता है तो पहले दिन वो एक लेसन का कुछ पार्ट पढ़ेगा, फिर दूसरे दिन उसी लेसन को थोड़ा और आगे पढ़ेगा। ये नहीं कि अगर हमने डे 1 में पहला लेसन शुरू कर दिया और थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया, फिर डे 2 में दूसरा लेसन पढ़ा तो ना पहला होगा और ना ही दूसरा। तो एक सीक्वेंस में हमको पढ़ाई करनी चाहिए, मैसेज को डिज़ाइन करना चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ लिया उसको रिलेट कर करके आगे वाले टॉपिक को समझना चाहिए। तो मैसेज डिज़ाइन करते हुए ये सभी सिद्धांतों का ध्यान हमको रखना चाहिए कि मैसेज क्लियर हो, स्पेसिफाइड हो, रिलेवेंट एक्सरसाइज हो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडेबल हो, रिलेवेंट हो, सीक्वेंस्ड में मैसेज डिज़ाइन किया जाए। फिर प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट है, सीखने योग्य वातावरण है, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सिद्धांत कैसे हैं। शुड नॉट ओवर क्राउड, ओवर क्राउड का मतलब होता है ज़्यादा भीड़ भाड़। अगर हमारे क्लास में 30 बच्चों के बैठने की जगह है और अगर वहाँ पर 40 आ जाए या 60 आ जाए या 40 आ जाए या 50 आ जाए तो बच्चे उस क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। तो ओवर क्राउड की वजह से अगर बच्चे सही से बैठ ही नहीं पाएंगे तो जो टीचर उनको पढ़ाएगा तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्लास के अंदर रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर बच्चे ही रिलैक्स नहीं है, अगर उनको बैठने के लिए उचित स्थान ही नहीं मिला तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे। तो ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए, जितने बच्चों की जगह है उतने ही बच्चे वहाँ पर बैठने चाहिए। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, सभी बच्चों के बैठने का उचित स्थान वहाँ पर होना चाहिए। बिल्ड रैपर्ट या रिलेशन विद द स्टूडेंट्स, ये नहीं हो कि जैसे टीचर क्लास में आए और आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया या किसी ने काम नहीं किया तो उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, बल्कि टीचर को बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए जिससे बच्चे टीचर के साथ कनेक्ट हो सके। तो एक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए टीचर को स्टूडेंट्स के साथ, तभी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है जिसमें अच्छी लर्निंग होगी। नेक्स्ट है फीडबैक, फीडबैक होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर टीचर ने 40 मिनट तक कुछ पढ़ाया और अगर वो पूछे कि तुमको समझ में आया, अगर स्टूडेंट्स बोले ही ना, तो ये भी एक लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टीचर ने भी अपनी एनर्जी लगाई है 40 मिनट तक, तो कम से कम उसको फीडबैक तो मिलना चाहिए। अगर समझ ना आए तो टीचर और एक्स्ट्रा 20 या 25 मिनट उन पर लगा सकता है उसी टॉपिक पर, और अच्छे तरीके से उनको समझा सकता है, अलग तरीके से या अलग मेथड से भी उनको पढ़ा सकता है ताकि उनको समझ आए। तो फीडबैक होनी ज़रूरी है, अगर फीडबैक होगी तभी एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट है, अगर ये कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैं ये पूछूंगा और अदर बच्चे ये सोचेंगे कि मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इतनी छोटी सी बात भी इसको नहीं पता। तो इस बात को मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो भी चीज़ हमको नहीं आती, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, हमको पूछ लेना चाहिए, ताकि जब हम पूछेंगे तब ही हमारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो फीडबैक भी होना चाहिए। अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछना है, हमको नहीं आता और लोग क्या कहेंगे, इसको तो ये भी नहीं आता, तो इस बात को मन में नहीं लाना चाहिए बल्कि पूछ लेना चाहिए। फिर है हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन टीचर होता है, सबको पढ़ाना चाहता है। तो टीचर कभी कभी उनके बीच एक कंपटीशन भी करवा देता है कि देखते हैं कि आने वाले जो
वीकली टेस्ट होगा, उसमें कि कौन टॉपर होगा और उसको कुछ विशेष इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कंपटीशन करवाया जाता है। तो ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के बीच। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि अगर वो हार गए तो वो उनकी गुलामी करेंगे या एक गुट बना लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच। अगर स्टूडेंट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन है तो वो एक कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। रेनफोर्समेंट भी होना चाहिए। रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे? अगर टीचर ने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा और उसने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो टीचर कहेगा सभी बच्चों को कि इसके लिए तालियां बजाओ, तो ये रेनफोर्समेंट हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया, गलत आंसर देने के बाद तो बच्चों उस बच्चे की गई पिटाई, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं इन सभी सिद्धांतों को अपनाकर। तो क्या क्या है? शुड नॉट ओवर क्राउड, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप स्थापित करना, फीडबैक होनी चाहिए, हेल्दी के कंपटीशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच, रेनफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों। फिर हम देख लेते हैं इसके साथ ही एक और टॉपिक, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या होता है? ये 1992 में नील डी फ्लेमिंग और कोलिन डी मिल्स के द्वारा दिया गया था। और लर्निंग, हम सीखते कैसे कैसे हैं, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग की शैलियाँ, सीखने की शैली क्या क्या होती हैं। तो हम 4 तरीके से मेनली सीख सकते हैं। VAR के इनसे हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे वी से हो गया विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, काइनेस्थेटिक। विजुअल का मतलब होता है देखना। हम सीखने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? देखकर हम सीख सकते हैं, जैसे डायग्राम हो गया, कोई पिक्चर हो गई, एटसेट्रा। अगर हमको कभी भी ताजमहल ना दिखाया जाए और हम कहें कि ताजमहल ऐसा है वैसा है, अगर हमने नहीं देखा तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा दिखता होगा। लेकिन अगर हमने एक बार देख लिया तो जब भी हम फ्यूचर में ताजमहल की बात करेंगे तो हमारे सामने वो पिक्चर आ जाएगी। अगर किसी ने रियल में देखा है तो रियल पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी कि एक बिल्डिंग है, उसके चारों ओर मीनार है और मीनार थोड़ी टेढ़ी है, बिल्डिंग से दूरी दूरी की तरफ है। तो ऐसा डायग्राम या पिक्चर से हम उसकी विशेषताओं को भी बता सकते हैं। तो विजुअल से हम सीख सकते हैं, डायग्राम या पिक्चर्स देखकर। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनकर, जैसे म्यूजिक हो गया। हम हिं जैसे हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए हम इनको याद करते हैं, कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन याद करना है या कोई थ्योरी याद करनी है तो हम उसको याद करते हैं। लेकिन हम कभी भी म्यूजिक को याद नहीं करते। जैसे कोई सॉन्ग सुनता है तो सॉन्ग सुनते सुनते हमको याद हो जाता है। रेडियो होता है, वर्बल होता है, तो सुनकर भी हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन हम आवाज़ से ही सब कुछ महसूस कर लेते हैं। उनके माध्यम से ही हमारे मन में कुछ पिक्चरें बनने लग जाती हैं। तो ये होता है ऑडिटरी। तो ऑडिटरी से भी हम सीख सकते हैं, सुनकर भी हम सीख सकते हैं। फिर एक होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। जैसे टेक्स्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए। जैसे बुक्स है, बुक्स को हम ना तो देख सकते, बुक्स को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसमें अगर डायग्राम नहीं है, अगर कोई स्टोरी है तो स्टोरी को हम पढ़ ही सकते हैं। पढ़कर ही हम उसको समझ सकते हैं कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो पढ़ना, पढ़कर भी हम सीखते हैं। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है हैंड्स या गेस्चर। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी सीखते हैं, कि जैसे अगर हमने किसी को, जैसे मुंह पर, होठों पर हमने फिंगर को रखा तो सभी समझ जाएंगे कि हमको चुप रहना है। तो ये चुप रहने का संकेत हो गया, जेस्चर्स हो गया। काइनेस्थेटिक भी हो सकता है लर्निंग। तो लर्निंग के मुख्य रूप से, वो लर्निंग स्टाइल मुख्य रूप से 4 होते हैं। एक होता है विजुअल यानी कि देखकर, ऑडिटरी यानी कि सुनकर, रीडिंग पढ़कर, और काइनेस्थेटिक या हाथ से या संकेतों के माध्यम से भी हम सीखते हैं। लिसनर, जो लिसनर होता है सुनने वाला, वो भी 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप्स ऑफ लिसनर होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर क्या होता है? इफेक्टिवली सुन रहे हैं। जैसे टीचर है और स्टूडेंट्स हैं। टीचर अपनी क्लास में एक टॉपिक को बता रहा है, लगभग 20 मिनट हो गए,
टीचर कंटिन्यू पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे हैं इफेक्टिवली सुन रहे हैं कुछ बोर हो जाएंगे, कुछ को नींद आने लग जाएगी, लेकिन कुछ अभी भी सुन रहे हैं इफेक्टिवली, अच्छे से अभी भी जोश में हैं और सुन रहे हैं टीचर के साथ। तो उनको बोलेंगे हम एक्टिव लिसनर। एक होते हैं मार्जिनलाइज्ड लिसनर, सुन रहे हैं बट नॉट कोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कभी उनका ध्यान कहीं होता है कभी कहीं, सुन तो रहे हैं लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं सुन रहे। अगर टीचर ने उनको उठा दिया क्लास में से और कहा कि मैंने क्या बताया बताओ, वो सुन तो रहे हैं लेकिन जो मेन बात है वो नहीं सुन रहे, उनको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड लिसनर। फिर एक होता है इवेल्युएटिव लिसनर। इवेल्युएटिव लिसनर जो क्लास में कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सुनकर उनको एनालाइज कर लेते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेते हैं। अगर टीचर ने कुछ कहा तो वो स्टूडेंट अपने मन ही मन सोचता है सुनने के बाद कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। तो ऐसा एनालाइज कर लेता है डाटा को, तो उनको बोलते हैं इवेल्युएटिव लिसनर। इवेल्युएटिव का मतलब है वो इवेलुएट कर लेते हैं, मैसेज को एनालाइज कर लेते हैं। फिर एक होता है नॉन लिसनर। नॉन लिसनर का मतलब क्या होता है, हेयर ओनली नॉट लिसन। लिसन का मतलब होता है समझना। जब कोई बोल रहा होता है उसको सुनना और समझना दोनों ही करें तो वो होता है लिसनर। लेकिन नॉन लिसनर वो केवल सुनता है, समझता नहीं है, तो उनको लिसन नहीं करता, हेयर करता है, सुनता है बस। तो ये हैं 4 टाइप्स ऑफ लिसनर। तो लिसनर के 4 टाइप्स हैं, जैसे एक्टिव लिसनर हो गया, मार्जिनलाइज्ड हो गया, इवैल्यूएटिव हो गया, नॉन लिसनर हो गया। तो इस प्रकार जो हमारी आज की क्लास थी, आज की क्लास का टॉपिक यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो हमारी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे। तो स्क्रीन पर टच करके आप यहाँ पर टच करके देख सकते हैं हमारी पिछली क्लासेस को भी। तो आज हमने किया कंप्लीट क्लासरूम कम्युनिकेशन। आगे हम एक और टॉपिक को लेकर आएंगे कल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।